जब लगातार चुनावों के परिणाम देखता हूँ और आंकड़े जो सामने आते हैं कि आप पिछले 3 लोकसभा चुनावों के परिणाम देख लीजिए, राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम देख लीजिए, तो जो स्थिति आज कांग्रेस की लगातार बनती जा रही है, उसे देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं बार-बार आलाकमान की तरफ इशारा करता हूँ कि हमारे आलाकमान बड़े भोले हैं। वो क्या करते हैं कि उन्हें जो कहा जाता है, जो उन्हें फीडबैक दिया जाता है, वो उस व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जिन लोगों पे वो भरोसा कर रहे हैं, वो इतने कहते हैं कि पार्टी के लिए भोले नहीं, नहीं, वो पार्टी से ज्यादा स्वयं को सोचते हैं। स्वयं के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वो उन्हें दगा देते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं। वो बेहद परेशान हो गए और उन्हें तो ये तक बयान देना पड़ा कि मैं अभी मैं जवान हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता, मेरे अलावा कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीत ही नहीं सकता। अब स्वयं देखिए ना, 20,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारे हैं। हमें खड़े होने के लिए अपनी जमीन को अपने साथ रखना होगा और उस जमीन को मजबूत करना होगा जिस पे हम खड़े हुए, वरना ढह जाएंगे ना। इसलिए जरूरी है कि आप विचारधारा के साथ सही रूप से, जो आपका आलोचक भी हो ना, उसे भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो। अरे भाई, जो एक छात्र नेता के रूप में, जो एक युवा कार्यकर्ता के रूप में लगातार पार्टी के लिए डंडे खा रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, हर घर घर में घुस के आपके लिए वोटर को खड़ा कर रहा है कि आप चलिए हमारी विचारधारा से जुड़िए, अगर उसे अवसर नहीं मिलेगा, उसे सम्मान नहीं मिलेगा, तो स्थितियां और बदतर होती चली जाए। आखिरी दिन तक जब सीईसी की मीटिंग थी, उससे पहले भी, चलिए मैं आज अभी कोई खुलासा कर देता हूं। दिल्ली में जब राजस्थान की इन सीटों की चर्चा होनी थी, यानी सीईसी की जो मीटिंग होनी थी, उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया। मैं वहाँ जोधपुर हाउस में उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आज मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं पूरी तरह से पैरवी करूंगा और टिकट तुम्हारा। किस सीट के लिए? भीलवाड़ा के। अच्छा, भीलवाड़ा के। उसमें आप राजी हो गए थे? भीलवाड़ा के लिए मैं राजी हो गया था कि ठीक है, भीलवाड़ा कर लेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं पूरी पैरवी करूंगा। तो जब सीईसी की मीटिंग होनी है, उसमें जाने से पहले भी मुझसे बात करके मुझे ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब ठीक होगा, टिकट मिलेगा। हालांकि मुझे बाद में ये पता भी लगा, ये मैं नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे बताया, कि जिनके ऊपर आप इतना भरोसा किए चल रहे थे, उन्होंने तो आपका नाम तक नहीं लिया सीईसी। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो आपका नाम तक नहीं लिया गया। तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि जो व्यक्ति अंदर जाने से पहले मुझे पूरा भरोसा दिला के जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद, जैसा कि मुझे औरों ने बताया जो उस मीटिंग में शामिल थे, कि आपके बारे में तो बातचीत ही नहीं की, चर्चा ही नहीं की। 2012 में मुझे राहुल गांधी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं दिल्ली में उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और काफी लंबी चर्चा के बाद जब मैं जयपुर आया तो राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी खबर छपी कि लोकेश शर्मा मिले राहुल गांधी से। और वो दौर ऐसा था जब हमेशा ये चिंता रहती थी मुख्यमंत्री को कि कोई जाके मेरी शिकायत नहीं करते। 2012 की बात मैं बता रहा हूँ, तब सरकार थी। तो उन्होंने कहा कि आज से ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का सारा काम तुम्हें हैंडल करना है। मतलब अशोक गहलोत का जो ट्विटर अकाउंट है, वो सब मैंने अकाउंट है, वो मैंने सारा आपको करना था? करना नहीं था, तैयार ही मैंने किया, उसका जनक ही मैं हूँ। अच्छा, अशोक गहलोत के फेसबुक पेज को मैंने क्रिएट किया। आज भी उसकी ऑनरशिप मेरे ही पास में। अच्छा, मैंने हर उस चीज को बड़ी बारीकी से समझा कि किस चीज पे किस तरह के वक्तव्य इनके हो सकते हैं, ये रिएक्ट कैसे करते हैं। इनके लिए कोई भी शब्द जो मैं उन पे लिखता हूँ, यानी जो ट्वीट करता हूँ, मैं बहुत कम इनसे पूछा करता था। ये तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि सारे ट्वीट्स मैं खुद करता था। जब तक नए लोगों को आगे आने का अवसर नहीं दिया जाएगा, ये तथाकथित मठाधीश जो बैठे हुए हैं जम के कांग्रेस की छाती पे मूंग तल रहे हैं, ये कभी भी कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से रिवाइव नहीं होने देंगे। जो परिवर्तन होने चाहिए वो होने ही नहीं देंगे। इन्हें लगता है कि ये फलाना, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये काम करेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। हार पे हार हमारी होती जा रही है। हम क्यों बर्दाश्त करते जा रहे हैं? क्या हम चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, या हमारी जीत की कोई मंशा ही नहीं है, या हम ये चाहते ही नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है उनसे वापस सवाल भी पूछे जाएं? क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, ये ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा। जो सोचते हैं कि कांग्रेस हमारी जेब में है, या मैं ही कांग्रेस हूं, मेरी वजह से ही कांग्रेस पार्टी चल रही है, अब उनको
उस तरीके से हाथ जोड़कर सम्मान के साथ उनको विदा किए जाने का अवसर आ चुका है कि अब आप छोड़िए, बख्शिए कांग्रेस को और नए नौजवानों को, नए खून को आगे आने दीजिए, जिनमें ऊर्जा है, जो इस प्रदेश के लिए, इस कांग्रेस के लिए मजबूती का काम कर सकते हैं। उन्हें आगे बढ़ाने का समय है। दोस्तों नमस्कार। आज पोल टॉक के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको लेकर के राजस्थान में खूब चर्चाएं होती हैं और उनके नाम से ही पिछले 1 साल से यहाँ की राजनीति में समय समय पर सियासी जो ताप पारा है वो चढ़ता रहता है। एक वैसे शख्स हैं जो सरकार में रहे लंबे समय तक, अपनी पार्टी में काम भी किए और कर रहे हैं। समय समय पर इनके ट्वीट बड़े वायरल होते हैं। इनको लेकर के विपक्ष भी काफी मजबूती से आगे आता है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी इनके सहारे कई सारी राजनीति करता रहता है। ये हैं लोकेश शर्मा, जो अशोक गहलोत के पूर्व एसडी हैं और पार्टी में बड़े नेता भी हैं। लोकेश जी, जब भी कोई यहाँ मुद्दा होता है, इस समय हम लोग जैसा देख रहे हैं, और उसमें सरकार को भी बड़ी सारी सहूलियत आपसे हो जाती है कि कोई बात रखनी है तो लोकेश जी को आगे कर दो। विपक्ष खैर रहता ही रहता है साथ में, जो आपकी पार्टी के लोग हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस राजनीति में अचानक से न तो आप विधायक रहे, न तो सांसद रहे, न मंत्री रहे, न पार्टी के अध्यक्ष रहे, न पार्टी में महामंत्री रहे, न कोई केंद्रीय दायित्व तो आपके पास सरकार में और संगठन में बड़ा रहा, लेकिन आप हमेशा चर्चा में रहते, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, मैंने हमेशा से बड़े दायित्वों का निर्वहन किया है। जरूरी नहीं है कि पद हमेशा रहा हो। शायद आपको भी ये जानकारी नहीं होगी कि मैं तो छात्र राजनीति से आया हूँ और कांग्रेस की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम छात्र संगठन कहते हैं कांग्रेस का, एनएसयूआई, मैं वहां से आया हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने कांग्रेस में राजनीति नहीं की या मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहा। मैं प्रदेश का महामंत्री रहा, स्पोक्स पर्सन रहा, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहा एनएसयूआई के समय पे। उसके बाद पीसीसी में मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा। तो मुझे लगता है कि प्रदेश के बहुत सारे नौजवानों को जो आज की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि मैंने तो 96 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव तक लड़ लिया था। और नहीं, जनरल सेक्रेटरी का मैंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव में जीत तो नहीं क्या पाया कांग्रेस ही लड़ा था? नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ा था। एनएसयूआई मैंने बाद में ज्वाइन की थी। अच्छा, एनएसयूआई मैंने बाद में ज्वाइन की। जब वहां हार मिली तो लगा कि संगठन होना चाहिए? नहीं नहीं, हाँ। जब वहां हार मिली तो लगा कि इतने सारे वोट आए हैं मुझे, मेरे युवा साथियों ने मुझे इतने वोट दिए हैं और उन सबकी मंशा थी कि अब एक संगठन को ज्वाइन किया जाए। तो क्योंकि वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, परिवार कांग्रेसी परिवार रहा है शुरू से, तो विचारधारा जब मेरी कांग्रेस की थी तो मैंने एनएसयूआई ज्वाइन करना उचित समझा और मैं एनएसयूआई का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा और पदाधिकारी रहा। तो मैंने लंबे समय तक एनएसयूआई में पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। उसके बाद जब यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह जी बने, उस समय मैं पीसीसी का मीडिया कोऑर्डिनेटर बना और मैंने कई जिलों में लोकसभा चुनावों में, जो आजकल समन्वयक और कहते हैं ऑब्जर्वर, उसके रूप में भी मैंने काम किया। तो लंबा एक राजनीतिक मेरा जीवन रहा है सक्रिय रूप से, जिसे कह सकते हैं मैं अपने आप को 25 साल से ज्यादा का इस राजस्थान की सक्रिय राजनीति का हिस्सेदार समझता हूँ। पार्टी में आप लंबे समय से, भले ही कोई माने या ना माने, या मुझे लगता है लोगों को ये सिर्फ इतना सा सोचते हैं लोग, जो आजकल के लोग हैं, जो देखते हैं कि ये ओएसडी बनाए गए, बस उसी सवाल पे आऊंगा, ओएसडी बनाए गए, इनकी सिर्फ इतनी सी ही पहचान है। तो ये भ्रांतियां हैं। नहीं, जिस तरीके से आप कांग्रेस को लेकर के चिंतित रहते हैं, कांग्रेस खासकर जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, सत्ता पक्ष भी जो बात कह रहा है, बीजेपी जिस तरीके से अटैक करता है कि भाई कांग्रेस के लोग ज्यादातर सोशल मीडिया से जानकारी जुटाते हैं, जमीन पर नहीं जाते हैं। राहुल गांधी को भी मोदी ने, शाह ने कहा, सदन में कहा कि ये ट्विटर से नहीं चलती ये पार्टी। तमाम सारी बातें होती। आपकी जो चिंतन है, जो बातें आप करते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि जब आप जुड़े रहे, आप करें आपके परिवार भी कांग्रेसी रहा, उन चीजों को देख करके जोड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस अब कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, युवाओं को जैसे आप देखते हैं, तो कैसे समझ पा रहे हैं चीजों को लेकर के कि क्या आपकी जो बातें हैं, जिस तरीके से मुखरता से आप बोल पा रहे हैं, जहां आपके बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे हैं, वो बस ये कहते हैं कि हाँ चुनाव हारने के बाद भी तो कोई दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं, जो आप लेकिन सही बात बताते हैं। आप कहते हैं डॉक्टर की तरह आप टैबलेट बताते हैं कि ये चीज खा लेने से पार्टी की स्थिति ठीक, सेहत। देखिए, जब तक दवाई नहीं लेंगे बीमारी दूर नहीं होगी ना। इसलिए डॉक्टर, हम भी उसी को सही मानते हैं जो चाहे कितनी भी कड़वी दवाई दे, लेकिन उस दवाई से आराम तुरंत मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि आप 500 mg दे दो, 1000 mg दे दो, लेकिन ये बुखार जाना चाहिए।
और हम वापस काम पे लौटने चाहिए। हम्म, तो अगर कड़वी दवाई का सेवन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसी मर्ज में घिरे रहेंगे और उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। हम्म, मैं बड़ा व्यथित होता हूँ जब लगातार चुनावों के परिणाम देखता हूँ और आंकड़े जो सामने आते हैं कि आप पिछले 3 लोकसभा चुनावों के परिणाम देख लीजिए, राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम देख लीजिए, तो जो स्थिति आज कांग्रेस की लगातार बनती जा रही है उसे देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश को आजाद करवाया और लगातार यानी 125 साल से ज्यादा की पुरानी पार्टी, और हम इस हालात में आ गए। दिल्ली में देखो आज वापस हम शून्य पे हैं। अच्छा लोकेश जी। राजस्थान में हमारी सरकार बनती, हम्म, हम उसको खो बैठे। हम्म, तो जब मैं चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जितने कारण हैं हम्म, उन कारणों को समझना चाहिए। हम्म, और मैं बार बार आला कमान की तरफ इशारा करता हूँ कि हमारे आला कमान बड़े भोले हैं। हम्म, वो क्या करते हैं कि उन्हें जो कहा जाता है, जो उन्हें फीडबैक दिया जाता है, वो उस व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जिन लोगों पे वो भरोसा कर रहे हैं वो इतने, कहते हैं कि पार्टी के लिए, भोले नहीं। नहीं नहीं, वो हम्म, पार्टी से ज्यादा स्वयं को, सोचते अब हैं। स्वयं के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वो उन्हें दगा देते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं। नहीं, ये बात तो राहुल गांधी ने खुद कहा हरियाणा चुनाव के बाद कि लोगों ने हम्म, अपना स्व विवेक, स्व चीजें, स्व लाभ में देखा। हम्म, लोकेश जी, आपको पीछे ले चलता हूँ थोड़ा सा। आजकल जो लड़के जो राजनीति में आ रहे हैं वो आते समय ही एनएसयूआई से चुनाव लड़ते हैं, अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनको टिकट की चाहत हो जाती है। हम्म, 25 साल के बाद वाले, क्योंकि 25 साल उम्र होनी चाहिए विधानसभा के जी। लिए। आपकी उम्र तो लगभग 25 के ऊपर वाली है। आपको कभी इच्छा नहीं हुई कि उस समय जब पीछे जब आप जब ये सब चीजों को कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, एनएसयूआई ज्वाइन कर रहे थे, विधानसभा के चुनाव लड़ने, कभी ऐसी मन में दावेदारी की पेश नहीं की? की तो कभी की? देखिए उस वक्त जब सोच थी, जब एनएसवाई ज्वाइन की थी, तो सिर्फ पार्टी के साथ जुड़ना था, पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करना था। हम्म, तब ये आजकल की तरह इतने बड़े बड़े विचार नहीं आते थे हम्म, कि मैं तो तुरंत विधायक बन जाऊं, हम्म, आज एनएसवाई ज्वाइन की, कल हम्म, चुनाव लड़ा हम्म, और परसों दावेदारी करने लग जाऊं, हम्म, ऐसे विचार नहीं आते थे। उस हम्म, वक्त ये लगता था कि पार्टी के साथ हम जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम्म, हमें पार्टी ने पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी दी है, तो अब हम क्या दे सकते हैं पार्टी को, इस बारे में हमें सोचना होगा। तो सिर्फ लगातार काम करते रहने की मंशा से हमेशा काम किया। और ये विचार तो अब जाके, यानी अब से 10 साल पहले ही ये मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगे कि भाई जब हम लगातार काम कर रहे हैं पार्टी के लिए जुड़ के, और युवाओं का समय है, युवाओं को अवसर मिलने चाहिए, तो हर व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति करता है उसकी मंशा होती ही होती है कि वो भी अपने आप को उस सदन का हिस्सा बनाए, जो लोकतंत्र का एक, कहते हैं ना कि सब कुछ वहीं से चलता है, जनप्रतिनिधि के रूप में आपको सेवा करने का अवसर मिले। तो वो मंशा तो हमारी भी रही। लेकिन टिकट की डिमांड मैंने सिर्फ इसी बार, इन 2023 के चुनावों में स्पष्ट रूप से की थी। उससे पहले मैंने कभी चुनाव के लिए टिकट की मांग नहीं की, ना पार्टी से की, ना किसी और से की। आला कमान तक से मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना चाहता हूँ, और वो मैंने किया लगातार। वो आपने किया, लेकिन लोकेश जी, राजस्थान में बहुत कम नेता हैं। सचिन पायलट जो आपकी पार्टी के हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बहुत कम नेता हैं। भैरव सिंह शेखावत के अगर छोड़ दिया जाए बीजेपी में, जो अलग अलग सीटों पे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बीकानेर में चलना शुरू हो गया। आपके एक समय के एक मंत्री थे, बड़े परेशान रहे। उसके बाद दौसा में उपचुनाव आया, आपका नाम बीजेपी में भी चला, कांग्रेस में भी चला। समीकरण ऐसे बैठे को आपको नहीं लाया गया। ये क्या अलग अलग जगहों पे, फिर जयपुर से भी आपका नाम चलता रहता है, आप सिविल लाइन से भी, ऐसा लोग बताते हैं, आप ही बता पाएंगे सही क्या गलत क्या है, सिविल लाइन से भी आपने दावेदारी की थी। ये अलग अलग जगहों से कैसे दावेदारी हो रही, क्या मानते हैं आपकी, आपके लोग हैं वहां, या आपकी दावेदारी मजबूत होगी? क्या मजबूती मानते हैं आपकी, क्यों चुनाव की यहाँ टिकट दे पार्टी आपको? देखिए मजबूती मैं सिर्फ अपने इन नौजवान साथियों को मानता हूँ, आपकी मेरे टीम हर जगह है? युवा साथियों को मानता हूँ, हम्म, पूरे प्रदेश भर में। अच्छा। पूरे प्रदेश में नौजवानों की एक ऐसी टीम है जो कांग्रेस के साथ लगातार काम कर रही है, और लोकेश जी जिस के साथ? कांग्रेस के साथ अच्छा, मैं तो एक माध्यम मात्र था, अच्छा। हमेशा से माध्यम के रूप में काम किया है। हम्म, कि जहां जो व्यक्ति नेपथ्य में पड़ा हुआ है, हम्म, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, और जो विचारों से कांग्रेसी है, मैंने उसे वहां से निकाला हम्म, और खड़ा किया, जोड़ा कांग्रेस के साथ कि आप आइए काम कीजिए। तो उस व्यक्ति को एक पहचान मिली और उसे सम्मान भी मिला। इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो छोटा गांव हो, ढानी हो, जिला हो, शहर हो, हर जगह पे मुझसे जुड़े हुए मेरे नौजवान साथी हैं, और उन सबकी ये मंशा रहती है कि भाई साहब हमारे यहाँ से आके चुनाव लड़ें। इसीलिए जहां भी मैं जाता हूँ
उनका मुझे भरपूर स्नेह मिलता है। मैं चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला जाऊं, किसी भी जिले में चला जाऊं, हर जगह मेरे नौजवान साथियों की एक बहुत बड़ी फौज है जो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़कर हमारे लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसीलिए जब मैं बीकानेर गया तो वहां मेरे नौजवान साथियों ने ऐसा माहौल बना दिया जिससे कि आपने नाम लिया, आपके लिए तो आपने लोग, कहा कि हाँ कैबिनेट मंत्री हाँ परेशान हो गए। हाँ, वो बेहद परेशान हो गए और हम्म, उन्हें तो ये तक बयान देना पड़ा कि मैं अभी नौजवान हूँ, नौजवान हूँ। मैं जवान हूं, मेरे अलावा यहाँ कोई चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता, मेरे अलावा कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीत ही नहीं सकता। अब स्वयं देखिए ना, 20,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारे हैं। हारे। तो किसी भी व्यक्ति को ये घमंड नहीं पालना चाहिए कि सिर्फ मैं ही हूं। जिसने भी ये सोचा कि सिर्फ मैं ही हूं, उसका पतन उसी दिन स्टार्ट हो गया और परिणाम हम सबके सामने है। कुछ नौजवानों ने आपके लिए सीएम हाउस में भी नारेबाजी की थी कि लोकेश शर्मा को टिकट मिलना चाहिए, वो वीडियो में बड़ा वायरल हुआ। लोकेश, ये कहते हैं लोग कि लोकेश शर्मा की खुद एक टीम है, जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस साथ काम कर रही है, वो खुद युवाओं की टीम है जो लोकेश के लिए काम करती है, जो लोकेश शर्मा के साथ जुड़ी हुई है। ये आपकी ताकत भी है जो आपके लिए लोग हमेशा बात भी करते रहते हैं। सरकार नहीं है, जितनी चर्चा अशोक गहलोत की नहीं होती उससे ज्यादा चर्चा आपकी होती रहती है, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। सदन में भी कहा जा रहा है कि सब, अभी कल की बात है, गहलोत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने आपकी फोटो लगा के दिखा दी कि लीजिए जवाब तो ले लीजिए। तो कैसे देख पा रहे हैं ये आपका जो एक साथ साथ चलना हो रहा है अशोक गहलोत के साथ, कंटिन्यू आपकी चीजें चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं कि हमेशा आप मीडिया में बने हुए हैं, लोग चर्चा में करते हैं, फोन आते हैं और इंटरव्यूज हो रहे होते हैं आपके? ये तो आप लोगों का स्नेह है। मैं हमेशा सही तथ्य के साथ सही बात सभी के हम्म, समक्ष रखने का प्रयास करता हूं और मैं चाहता भी यही हूं हम्म, कि सच सबके सामने आए और हम्म, कोई व्यक्ति तो ऐसा हो जो सही को लेके आगे बढ़ने का प्रयास करे। हम्म, देखिए, मैं भी चापलूसी कर सकता हम्म, हूं, मैं भी कह सकता हूं कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, सब हम्म, कुछ अच्छा चल रहा है, हम्म, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पर हम देखेंगे तो कहते हैं ना कि पाँवों के नीचे जमीन नहीं है हम्म, लेकिन हमें यकीन नहीं है। हम्म। अगर इस स्थिति में रहेंगे तो परिणाम जो हो रहे हैं वही हमें कल भुगतने यही बात पड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री ने भी कही वहां पर, वहां सदन में, जो हम्म। आप कह रहे हैं यही, तो इस स्वयं सेवक हमें भाव का। हमें खड़े होने के लिए अपनी जमीन को अपने साथ रखना होगा हम्म, और उस जमीन को मजबूत करना होगा जिस पे हम खड़े हुए, वरना ढह जाएंगे ना। हम्म, इसलिए जरूरी है कि आप विचारधारा के साथ सही रूप से, जो आपका आलोचक भी हो ना, उसे भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि आलोचना मात्र से नुकसान नहीं होता। आलोचना हमेशा से सुधारात्मक कदम उठाने की तरफ आपको अग्रसर करती है। अगर आप में आलोचनाओं को सहन करने की शक्ति या साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बन सकते। कल मैंने किसी एक जयपुर के नेता का बयान भी सुना। वो हम्म, बड़े बड़बोले टाइप के नेता हैं हम्म, जो कहते हैं कि उसकी औकात क्या है, हम्म, इसकी औकात क्या है। कई बार वो अपने बड़बोलेपन में हम्म, बहुत तरह तरह के बयान देते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति में व्यक्ति को धीर और गंभीर होना चाहिए, हम्म, उसके शब्दों में वजन होना हम्म, चाहिए। अपनी पार्टी के जुड़े हुए व्यक्ति या अपनी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्तियों के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना है। जब इस नीति पे आप काम करना शुरू करेंगे तो युवा आपके साथ जुड़ेंगे। अन्यथा देखिए ना, आप युवाओं की बात करते रहते हैं सिर्फ, लेकिन युवाओं को अवसर नहीं देते हैं। चाहे राजस्थान की बात कर लें, प्रदेश देश के किसी भी हिस्से की बात कर लें, हम्म, युवा सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए ही आगे बढ़ पाते हैं, यानी कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहते हैं। जब कुछ देने की बात आती है या कुछ टिकट देने की जिम्मेदारी देने की बात आती है, तो हर स्थापित नेता अपने चहेतों की एक फौज लाके आगे कर देता है कि आप इनमें से किसी को दे दीजिए। अरे भाई, जो एक छात्र नेता के रूप में, जो एक युवा कार्यकर्ता के रूप में लगातार पार्टी के लिए डंडे खा रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, हर घर घर में घुस के आपके लिए वोटर को खड़ा कर रहा है कि आप चलिए हमारी विचारधारा से जुड़िए, अगर उसे अवसर नहीं मिलेगा, उसे सम्मान नहीं मिलेगा, तो स्थितियां और बदतर होती चली जाएंगी। लोकेश जी, अब अपन बात कर ही रहे हैं चुनाव की, खैर पुरानी बात होगी लेकिन कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर ये बातें आएंगी, चुनाव आएगा, टिकट आएगा, टिकट का दौर आएगा, फिर ये कि हुआ बोलेगा हमको भी टिकट चाहिए। जिस दौर में आप टिकट मांग रहे थे, आपसे बहुत सारे छोटे यंगेस्ट लड़कों को टिकट मिला, जो सचिन पायलट के खेमे के थे या जो अलग खेमे के थे। आप बहुत अशोक गहलोत के साथ रहे, इसलिए नहीं कि रोका गया टिकट आपका कि अशोक गहलोत जी के खास हैं इसलिए टिकट न दिया जाए, क्या वजह? या खुद आपके जो नेता रहे, जो उस समय के आपके मुख्यमंत्री थे, उनकी कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं था कि टिकट नहीं मिलना चाहिए, या उन्होंने आपसे कहा था टिकट मांग लो, ले लो कहीं से? अक्सर कहते रहते हैं बच्चों को। मैंने किसी नेता से सुना, वो अध्यक्ष था, बोला कि मुझे फोन आया कि आप
चुनाव यहाँ से नहीं वहां से लड़ लो। आपके पास कुछ ऐसी मैसेज नहीं थी? देखिए, मैं तो जिनके साथ जुड़ा हुआ था, मैंने हम्म, पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ हम्म, जुड़कर काम किया हम्म, और उन्होंने ही मुझे भरोसा दिया था हम्म, कि आप चुनाव लड़ो। हम्म, मैंने अपनी मंशा जब उनके समक्ष जाहिर की तो हम्म, उन्होंने बड़ी पीठ थपथपाते हुए कहा कि मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि हम्म, मेरा एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे सबसे करीब है, वो विधानसभा में पहुंचे। तो जिस व्यक्ति ने मुझे ये आश्वासन दे दिया हो, तो फिर मुझे और किसी की उम्मीद क्यों रहती? और कोई मुझे और पूछता भी क्यों दूसरा कोई व्यक्ति? जब उन्होंने ये कह दिया कि आप चुनाव की तैयारी करो। पहले मुझे बीकानेर के लिए कहा गया तो मैंने बीकानेर में तैयारी की। हम्म, फिर मुझे कहा गया कि नहीं, नहीं, यहाँ पे हमारे कल्ला जी परेशान हो रहे हम्म, हैं। हम्म, उन्होंने ये कहा कि भी मेरा तो बीडी कल्ला आज, जी। हाँ, हाँ, बीडी कल्ला जी कैबिनेट मंत्री बड़े हम्म, परेशान हो गए, हम्म। बहुत विचलित हो कहते हैं गए उनका हैं। जो मकान खाली हुआ था वो आपके दबाव में हुआ। अब और ये जो तो कई तरह की सिविल बातें लाइंस, हैं, कई तरह हालांकि की उन्होंने बातें कहा कि वास्तु भी दोष था उसमें, हैं। लेकिन वो खाली करके चले गए। वो दबाव में तो बहुत ज्यादा आ गए थे अच्छा। कि भाई मुझे आके अपने क्षेत्र में बैठना चाहिए, नहीं तो हम्म, लोग ये कहेंगे कि ये तो जयपुरी रहते हैं हम्म, हमेशा। हम्म, तो वो अपने आप को बहुत ऐसा महसूस कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ नहीं गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। हम्म, तो कई तरह की बातें हुई उस दौर हम्म। में, लेकिन हमने सबने देखा कि क्या उसके बाद परिणाम फिर हुए। बीकानेर के बाद कहाँ आप? बीकानेर के बाद मुझे कहा गया कि अब आप भीलवाड़ा जाओ, क्योंकि भीलवाड़ा में हम पिछले 20 साल से कोई चुनाव नहीं जीते। अच्छा, किसी भी सीट से? और हाँ, मतलब हम्म। भीलवाड़ा जो शहर है अच्छा, भीलवाड़ा हमारा, शहर। उस शहर की सीट पे हम पिछले 20 साल से हम्म, चुनाव नहीं जीते थे। तो वो एक ऐसी सीट थी जहाँ पे एक प्रयोग किया जा सकता था, जहाँ हम्म। पे एक नौजवान को या नए व्यक्ति को चुनाव, डी ग्रेड की क्योंकि उससे क्योंकि सीटें थी जो आपके लिए? भीलवाड़ा की राजनीति है वो हम्म, वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा संचालित होती है। हम्म, भीलवाड़ा से तो कभी कोई विधायक रहा नहीं। हम्म, तो हर व्यक्ति जो वहाँ का कांग्रेस से चुना हुआ जनप्रतिनिधि था, उसने अपने आप को भीलवाड़ा का, कहते हैं ना कि उसका, कह सकते हैं कि स्वयं उसको स्वयंभू नेता मान लेना स्वयंभू कि मान भीलवाड़ा लेना। अगर चलेगा तो मेरी मर्जी से अच्छा। चलेगा। हम्म, ऐसा सोच के उन लोगों ने वहां कभी भी एक ऐसी, यानी लड़ाइयां आपस में रखी कि किसी को जीतने ही नहीं दिया। और जो भी व्यक्ति किसी खेमे का होता है, उसको नुकसान ही होता है। तो जब मैं यहाँ से गया तो सभी लोग बड़े खुश हुए कि हमें तो आजादी मिल गई यहाँ के आपस की लड़ाई वाले लोगों हम्म। से। कोई आप नया आ रहा है आप तो। आए हो निश्चित तौर पर, और मुख्यमंत्री जी के साथ आप जुड़े हुए हो, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भीलवाड़ा सीट हम जीतें। और वो बड़े मन से साथ लगे और सब लोग साथ मिलके काम करना चाहते थे। लेकिन फिर आखिरी में कोई राजनीति हुई, किसी नहीं, तरीके की लेकिन कोई अब आप, राजनीतिक अब मजबूरी रही। वो सवाल तो करूंगा मैं, फिर एक सवाल इसी से और जोड़ता हूँ। आपको उन सीटों पे भेजा जा रहा था जो हम्म, ब्राह्मण बाहुल, चूंकि राजनीति में जातिगत बहुत चीजें देखी जाती हैं, वो ब्राह्मण बाहुल्य सीटें थी। लोगों ने कहा कि वहां पुष्करना ब्राह्मण लड़ते हैं, हम्म, बीकानेर में, वहां आप शायद फिट नहीं बैठ रहे थे, तो फिर वहां से भीलवाड़ा भेजा गया जहां भी ब्राह्मणों की सीट थी। हम्म। बहुत सारी सीटें ऐसी जब ब्राह्मण नेता जहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो आप भीलवाड़ा से कौन, ऐसे फिर क्या गलोजी से आपकी बातचीत हुई, भीलवाड़ा नहीं लड़ना आपको, फिर क्यों वोट लड़ना है? नहीं, नहीं, भीलवाड़ा के लिए आश्वस्त थे। उन्होंने बिल्कुल हम्म, ये कहा हुआ था कि निश्चित तौर पर आपको यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। हम्म, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो भीलवाड़ा के हैं, एक हम्म, बार आप उन्हें बुलवा के हम्म। यहाँ मिलिए। सीएमआर में मीटिंग हम्म, करवा दीजिए। तो हम्म, सब लोगों से मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि भाई क्या चाहते हैं। हम्म। और जब उन्होंने मीटिंग करवाई, वहां से लगभग 1000 से 1500 तो उसमें क्या युवा पार्टी साथी के वहां लोग भी थे? पहुंचे। पार्टी के लोग ही थे मोस्टली, हम्म, पार्टी के अलावा जो वहाँ के संगठन के लोग भी? संगठन के लोग हैं, युवा मतदाता हैं, हम्म, तमाम लोग वहां आए। उन सभी के सामने हम्म, सीएमआर पे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा हम्म। कि हम इसको टिकट देने जा रहे हैं। भीलवाड़ा से? हाँ, और अब हम्म, आप संभालिएगा सारा। तो बड़े खुश थे सभी लोग। हम्म। अब बाद में क्या हुआ ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन उनका पूरे तरीके से आश्वासन था इस बात को लेकर, और उन्होंने भरोसा दिलाया हुआ था कि मैं आपको यहाँ से चुनाव लड़वाऊंगा। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम वहां से जीत हासिल करते। अब चूंकि चुनाव हो गया है, हम्म। हमें खूब ख्याल है कि आप उसी समय, उसी के आसपास आपकी मुलाकात सिविल लाइंस में अशोक गहलोत की, बहुत ही एंटी नेता कहे जाने वाले और आपकी पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट के घर आपकी एंट्री होती है। कहते हैं कि वहां भी आपने शायद सिविल लाइंस की बात हुई थी कुछ, क्या आप बताई दीजिए, जब चुनाव हो गया है, खुलासा हो ही जाना चाहिए। देखिए, जब भी कोई सीनियर लीडर होता हम्म, है तो हम सभी ये चाहते हैं कि सबसे मुलाकात हो, हम्म, सबसे बात हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे और मुझे सेंट्रल वॉर रूम का, जो कि प्रदेश का था, उसका मुझे को चेयरमैन बनाया यस। गया था। तो मैं सचिन पायलट जी से मुलाकात करने गया, हमारे सीनियर लीडर हैं, हम्म, कि भाई राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं तो हमें किस तरीके से चुनाव में आगे जाना है, हम्म, उनका भी हमें सानिध्य मिले, मार्गदर्शन मिले, हम्म, और वो क्या सोचते हैं। हम्म, क्योंकि सेंट्रल वॉर रूम में को चेयरमैन के रूप में काम
करने से पहले हाँ। या शुरू करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हमें सबके साथ उनकी क्या-क्या स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है, चुनाव जीतने के लिए हमें क्या-क्या करना है, तो सबसे मिलना-जुलना तो हमारा एक कहते हैं ना मैं दायित्व भी मैं बनता क्या है, उस फर्ज भी समय बनता है। एक चीज रोकूं लेकिन ना। ये बात ठीक हाँ। है आपकी हम्म। कि मैंने उस वक़्त भी उनसे हम्म। टिकट के बारे में चर्चा की थी कि मैं हम्म। चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हम्म। कहा ठीक है, बिल्कुल आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना भी चाहिए, जो भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में है, उसका टिकट माँगने का अधिकार है। हम्म। तो मैंने अपने उस अधिकार का प्रयोग करके टिकट माँगा। वहाँ अब मिला वहाँ नहीं कौन सी मिला। सीट वहाँ कौन सी सीट चर्चा हुई? देखिए चर्चा में तो कई चीजें रहती हैं। मैंने हम्म। वहाँ बीकानेर की बात की, मैंने हाँ। यहाँ सिविल लाइन की बात की, हम्म। मैंने दौसा की बात की, क्योंकि हम्म। दौसा मेरा गृह जिला है। आप वहां से आते हैं? हाँ, मैं वहीं से आता हूँ। तो हम्म। दौसा में कई सीट हैं जो कई बार कहते हैं ना कि जाति को भी देखा जाता है। हम्म। आजकल ये बहुत हो गया है बहुत कि हो गया। कास्ट इक्वेशंस क्या हैं, हम्म। कहाँ पे कौन से मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। तो हमारे दौसा जिले में हम्म। 3 सीटें ऐसी हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य मानी हम्म। जाती हैं। हम्म। दौसा लोकल, हम्म। जो कि जनरल सीट है, हम्म। दौसा शहर, हम्म। बांदीकुई हम्म। और महुआ। महुआ। ये 3 सीटें ऐसी हैं जो जनरल सीटें हैं और तीनों ही सीटें ब्राह्मण बाहुल्य सीटें भी लेकिन हैं। तीनों सीटों पर सचिन पायलट के खास लोग थे, तो ऐसा नहीं कि देखिए, वहां मांगने से कुछ बात बिगड़ी और। हमें अपनी बात तो रखनी होती है अच्छा। ना। मैंने तो हम्म। अपनी बात रखी कि ये जगह है। देखिए, बात बिगड़ने वाली जैसी कोई स्थिति नहीं हम्म। होती है। अगर मैं कुछ चाहता हूँ और मैं अपने सीनियर लीडर जो कांग्रेस में काम हम्म। कर रहे हैं और जिन्हें हम सब प्रदेश में एक कहते हैं ना कि युवाओं के शुभचिंतक के रूप में मानते हैं, तो उनसे अपने दिल की बात तो कह ही सकते हैं। वही मैंने भी किया। नहीं तो तो आपकी मुलाकात इस हुई, दौरान बड़ी क्या आपकी अच्छी अध्यक्ष से मिली हुई। बातचीत नहीं हुई? जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे भी मिल लेते आप, नहीं मिले? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी से तो मिलना होता ही था रोज। भाई वॉर वो भी रूम में कहते थे बैठते वो भी थे, कहते वॉर थे रूम लड़ो में चुनाव। जाते थे। वो कहते थे भाई आपके लिए तो जो करेंगे वो अशोक जी करेंगे। अच्छा। जब आप अशोक गहलोत जी को सब कुछ कह चुके हैं तो वो जो करेंगे वही फाइनल होगा। हम्म। और ये बात सही भी थी। हम्म। 2023 के विधानसभा चुनावों में अगर किसी की चली तो वो एकमात्र व्यक्ति थे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। टिकटों में। हाँ, उनके अलावा किसी की नहीं चली। तो आपको कब लगा कि आपका टिकट फाइनल हो रहा है और कब लगा कि नहीं होने वाला है? आखिरी दिन तक हम्म। जब सीईसी की मीटिंग थी उससे पहले भी, हम्म। चलिए मैं आज अभी कोई खुलासा कर हाँ ही हाँ, देता जरूर करिए आज। हूँ। दिल्ली में हम्म। जब राजस्थान की इन सीटों की चर्चा होनी थी, यानी हम्म। सीईसी की जो मीटिंग होनी थी, हम्म। उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया। हम्म। मैं वहाँ जोधपुर हाउस में उनसे मिला। उन्होंने हम्म। कहा कि आज मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं पूरी तरह से पैरवी करूंगा और टिकट तुम्हारा किस सीट के लिए? भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा का? अच्छा। भीलवाड़ा के लिए। उसमें आप राजी हो गए थे भीलवाड़ा हाँ, लड़ने में? भीलवाड़ा के लिए मैं राजी हो गया था हम्म। कि ठीक है भीलवाड़ा लड़ लेंगे। हम्म। और उन्होंने कहा कि मैं पूरी पैरवी करूंगा। तो जब सीईसी की मीटिंग होनी है, हम्म। उसमें जाने से पहले भी मुझसे बात करके मुझे ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब ठीक होगा, टिकट मिलेगा तुम्हें। तो फिर मुझे और किसी आश्वासन की कोई नहीं, जरूरत ही ऐसा नहीं नहीं गहलोत जी को शक हो गया था कि आप सेंट्रल टीम से बातचीत कर लें, वहां रही। बात रख लें? देखिए, ये तो राजनीतिक व्यक्ति क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी क्या मंशा होती है कि हमें क्या कहते हैं और उनके दिल में क्या हम्म। है। हालांकि मुझे बाद में ये पता भी लगा, हम्म। ये मैं नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे बताया, हम्म। कि जिनके ऊपर आप इतना भरोसा किए चल रहे थे उन्होंने तो आपका नाम तक नहीं लिया सीईसी में। हम्म। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो आपका नाम तक नहीं लिया गया। तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि जो व्यक्ति अंदर जाने से पहले मुझे पूरा भरोसा दिला के जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद, जैसा कि मुझे औरों ने बताया जो उस मीटिंग में शामिल थे, कि आपके बारे में तो बातचीत ही नहीं की, चर्चा ही नहीं की। तो तो स्वाभाविक था कि मुझे ये शौक लोकेश लगना। जी, मैं खुद गवाह रहा हूँ। जब मैं बीपी में था तो राहुल गांधी और खड़गे जी आए हुए थे, हम्म। आपके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन होना था। हम्म। वहां लोकेश शर्मा बहुत ही प्राइमेटली दिख रहे थे चीजों को लेकर, प्रमुखता के साथ आप दिख रहे थे वहां। एक दो बार राहुल गांधी के आसपास भी आप दिखे। ये कहीं ऐसा गहलोत जी को लगता नहीं था कि यार लोकेश शर्मा जी को यहीं पर रोक दिया जाए, अपना आश्वासन दे दिया जाए, जो झूठा सही जो भी अब जब सब सामने है, चीजें हो रही हैं, कहीं राहुल गांधी से पैरवी न कर लें, वहां हमने बात कर लें, सेंट्रल में ने बात कर लें, मुझे चुनाव लड़ना है। हम्म। लोकेश शर्मा चर्चित रहे उस समय काफी, आपने आपने सारा सरकार में पूरा काम देख ही रहे थे। सरकार बचाई, हाँ, सिर्फ बचाई। काम नहीं देख रहा आपने था, मैंने सरकार बचाई। सरकार को बचाया। हाँ, तो ऐसा नहीं कि उनको लग रहा था और कहीं। स्वयं मुख्यमंत्री को भी बचाया। हम्म। वरना जो आज की घटनाक्रम है, जो हम्म। बाद में घटित हुआ, अगर उस तत्कालीन समय में होता तो निश्चित रूप से सरकार उस गिर वक्त जाती। सरकार गिर जाती और उस वक्त के मुख्यमंत्री जेल जाते। लेकिन हमने अपने दायित्व का निर्वहन तो किया। ये कहा जा सकता है कि आपने सरकार बचाई थी उस समय? बिल्कुल सरकार बचाई, हम्म। क्योंकि वो सारी चीजें बाहर नहीं आती हम्म। जिन ऑडियो क्लिप्स को लेकर हम्म। अगले दिन
महेश जोशी जी ने एसीबी में मुकदमे दर्ज करवाए, जो खबरें छपी उसके बाद जो उसी के आधार पे तो सब कुछ हुआ था। फिर एसओजी की रेड डली, कौन कहाँ है, उन सबको कहते हैं ना कि दबिश दी गई। तो सब चीजें जब इस रूप में बाहर आई तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा कदम था कि उस घटनाक्रम के बाद स्थितियां थोड़ी सी इनके कंट्रोल में आई और वो चीजें एकदम से सुधरती चली गई। तो ये उनको तो अगर वो घटनाक्रम नहीं होता, वो ऑडियो क्लिप्स उस दिन वहां वायरल नहीं होते या अगले दिन मीडिया में उन ऑडियो क्लिप्स के वार्तालापों की खबर नहीं छपती, तो निश्चित रूप से सरकार की स्थिति ठीक नहीं थी। तो कहीं ऐसा नहीं गहलोत जी को डर था कि लोकेश को अगर हम टिकट के लिए मना कर दें तो हो सकता है वायरल हो जाए, चीजें सामने आ जाए, ऐसा कुछ डर तो नहीं था? अब देखिए, ये तो उनके मन में क्या एक उनका था दांव हो सकता है। वो खुद ही बताएंगे इस हम्म, बात को। तो कभी अगर हम्म, आपका अवसर मिले तो हम्म, चर्चा कीजिएगा, हम्म, एक ऐसा पॉडकास्ट उनका भी कीजिएगा। जरूर मैं प्रयास करूंगा अगर गहलोत साहब देंगे समय। क्योंकि वो हम्म, बड़े कहते हैं ना कि लोगों की नजर में वो बहुत shrewd पॉलिटिशियन है, हम्म, लोगों की नजर हम्म। में। आपने और कैसा देखा उनको? देखिए, मैंने आप तो बहुत लंबे समय से रहे भी। मैंने सिर्फ एक चीज देखी है हम्म, कि उन्हें कोई बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं रहती है। हम्म, वो क्या करते हैं कि उन्हें हर व्यक्ति जो उपयोगी लगता है उसको वो अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम्म, और वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, यानी हर अलग अलग विषय का कोई व्यक्ति जिसको जानकारी है और जो उस फील्ड का मास्टर है। देखिए, मुझे भी जब उन्होंने अपने साथ जोड़ा तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पुराना उनका कोई शागिर्द रहा हूँ। कब जुड़े आप अशोक ठीक है। गहलोत से? एक सवाल यही जो दूसरा सवाल जोड़ूंगा। अमूमन पत्रकारों के बीच में, हम लोगों के बीच में लोग कहते हैं कि लोकेश शर्मा की पहचान ही जब बनी जब आप अशोक गहलोत के वसडी बने। कब जुड़े आप अशोक गहलोत से? देखिए, ये तो सरासर गलत है कि मेरी हम्म, पहचान ही तब बनी हम्म, जब मैं ओएसडी बना। हम्म, ओएसडी तो उन्होंने मुझे बाद में बनाया, पहले हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया प्रदेश का। कब जुड़े आप, किस समय जुड़े? देखिए, जुड़े हुए तो हम बहुत लंबे समय थे, जैसे जैसे हम्म, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, एनएसयूआई में हम जुड़े हुए हम्म, थे, तो एनएसयूआई के पदाधिकारी के रूप में हम्म, उनसे मिलते रहते थे। ऑफिशियली जो जुड़ना हुआ उसके हम्म, पीछे एक लंबा घटनाक्रम है। हम्म, 2012 में मुझे राहुल गांधी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं दिल्ली में उनके साथ मेरी हम्म, मीटिंग हुई हम्म, और काफी लंबी चर्चा के बाद जब मैं जयपुर आया तो राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी खबर छपी हम्म, कि लोकेश शर्मा मिले राहुल गांधी से। हम्म। और वो दौर ऐसा था जब हमेशा ये चिंता रहती थी मुख्यमंत्री को कि कोई जाके मेरी शिकायत नहीं कर दे दोनों जगह दिल्ली। सरकार आपकी थी उस समय, हाँ, कांग्रेस की। दोनों हम्म, जगह सरकार हमारी थी। हम्म, तो ये एक ऐसा दौर था जब ये लगा रहता था कि पता नहीं कौन क्या कह के आएगा, हम्म, क्या नहीं कह के हम्म। आएगा। तो यहाँ फिर भी डरे रहते थे सीएम साहब। यहाँ भी डरे रहते हम्म, थे। तो 2012 में मई में हम्म, जब मैं वहां से लौट के आया और ये खबर छपी तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ निवास पे बुलाया कि आप तुरंत घर आइए। हम्म। मैं घर पहुंचा तो उन्होंने पूछा भाई क्या क्या बात की, मैंने उन्हें सारी चीजें अच्छा, बताई। सीएम साहब ने आपको बुलाया? हम्म। हम्म, सीएम साहब ने अपने घर बुलाया कि भाई तुम ये सारा डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे भी इतने एक्टिव हो, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। हम्म, मेरी ये कमजोरी है या मेरे पास में ये सिस्टम नहीं है हम्म, जिसको कि मैं डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकूं। तो आज से ऑफिशियली तुम मेरे साथ जुड़ के मेरा ये सारा काम अब तुम संभालोगे। अच्छा। तो वो मई 2012 में हम्म। ऑफिशियली उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा, जब यानी से मैं उनका काम करने दिल्ली लगा। से कहा नहीं गया उनको नहीं, काम दिल्ली जोड़ने से के नहीं लिए? कहा गया, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा, खबर दे करके। हम लोग भी इतने परिपक्व नहीं हम्म, थे हम्म, राजनीतिक रूप से। हम्म, भाई, राजस्थान का मुख्यमंत्री आपको हम्म, स्वयं बुला के घर हम्म, पे अपने साथ बिठा के खाना खिला रहा है हम्म, और उस वक्त ये कह रहे हैं कि आज के बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है, मेरा पूरा काम आप संभालोगे। हम्म, तब सरकार थी राजस्थान में, हम्म, 2012 की बात मैं हम्म, बता रहा हूँ। हम्म। तब सरकार थी। तो उन्होंने कहा कि आज से ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का सारा काम तुम्हें हैंडल करना है। मतलब अशोक गहलोत का जो ट्विटर अकाउंट है, वो जो सब फेसबुक मैंने अकाउंट बनाया, है, वो मैंने सारा क्रिएट आपको किया। करना था? करना नहीं था, तैयार ही मैंने किया, उसका अच्छा, जनक ही मैं हूँ। अच्छा। अशोक गहलोत के फेसबुक पेज को मैंने क्रिएट किया। हम्म, आज भी उसकी ऑनरशिप मेरे ही पास में अच्छा। है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार वो नहीं है कि हम हम्म, उस पे कहीं किसी तरीके का कोई नुकसान कर दें। हम्म। हमने एडमिन राइट्स वगैरह सब उनको दे तो रखे हैं, वो सारा अपना काम आपने उनका करते हैं। सोशल मीडिया यानी बनाने का उनको प्रयास पूरा उनको काम कर। डिजिटली हम्म, इस प्रदेश और देश में अगर पहचान दिलाई हम्म, तो उसके लिए जो काम करने का कहते हैं ना कि पहला कदम उठाया। हम्म, उस वक्त जब मैंने ये पेज बनाया था अशोक गहलोत, हम्म, उसका नाम था आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि उस वक्त ये मुख्यमंत्री थे। हम्म, हम्म, जब ये मुख्यमंत्री से हट गए तो हमने वो आपका मुख्यमंत्री हटा के सिर्फ अशोक गहलोत रखा। हम्म, तो कहते हैं ना कि हम्म, जून 2012 में हमने इस पेज की शुरुआत की थी। हम्म।
और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि हमने किस तरीके से इनको सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे देश के उन गिने चुने 4-5 जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें शामिल कर दिया। हम्म। इनके आज हर भी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इन इनके पे है। हर ट्वीट को, यानी हम्म। मैंने अपना जीवन जो जिया ना 2012 से लेकर 18 तक, हम्म। वो अशोक गहलोत बन के जिया। हम्म। मैंने हर उस चीज को बड़ी बारीकी से समझा कि किस चीज पे किस तरह के वक्तव्य इनके हो सकते हैं, ये रिएक्ट कैसे करते हैं। इनके लिए कोई भी शब्द जो मैं उन पे लिखता हूँ, यानी जो ट्वीट करता हूँ, मैं बहुत कम इनसे पूछा करता था। ये तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि सारे ट्वीट्स मैं खुद करता था। हम्म। कभी कभी कुछ जो ऐसे इश्यूज होते थे जो पार्टी के आलाकमान से संबंधित होते थे, उन पे मैं जरूर उनको भेज के इनसे राय ले लेता था कि साहब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि इसमें आपकी क्या और अगर आपको कुछ एडिशनल इसमें ऐड करवाना है तो आप करवा दीजिए। अन्यथा सारे शब्द मेरे हुआ करते थे, शब्द और आइडिया सब आपके होते सब थे। कुछ मेरे। क्योंकि हम उस वक्त में ये चाहते थे कि अशोक गहलोत अगर रिएक्ट करें तो गांव ढानी से लेके इंटरनेशनल इश्यूज तक पे वो रिएक्ट करे। तो इसलिए मैं कभी भी, चाहे वो इस प्रदेश की किसी ढानी में कोई घटनाक्रम हुआ हो, कहीं भी देश के किसी हिस्से में घटनाक्रम हुआ हो, या इंटरनेशनली कोई घटना घटित हुई हो, हम इमीडिएटली विद इन 30 मिनट्स उस पर रिएक्ट किया करते थे। तो लोगों को ये समझ आने लगा कि ये चीजें इतनी अपडेट हो रही हैं, हम्म। इतनी तेजी के साथ अशोक गहलोत कैसे रिएक्ट करने लगे हैं। तो हमने फेस उन्हीं को रखा, काम तो हम ही लोग कर रहे थे सारा का सारा, और उनको स्टैब्लिश कर दिया उस डिजिटल और सोशल मीडिया पे, जिसके लिए वो कहते थे कि यार इस उम्र में मैं थोड़ी इस पे काम कर पाऊंगा, आजकल तो मुझे कैसे लोग इस पे स्वीकार करेंगे। हम्म। जब मैंने वो पेज बनाया ना तो वो हम्म। बड़ा डरते थे, हम्म। तभी तो मैंने उसका नाम रखा था आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो कहते थे यार पता नहीं इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, और आज उसके बिना वो चल नहीं हाँ, सकते। वही मैं कह रहा हूँ कि आजकल वो बेड पे हैं लेकिन ट्वीट खूब हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। लोकेश जी, अब हम्म, इसी सवाल को मैं आपसे जोड़ूंगा। जब आप उनसे मिले 12 में, जब आपको उन्होंने पूरा काम दिया, आपने पूरा काम किया, उनका शुरू किया, आपने पेज बनाया, सारी चीजें की, 13 में सीएम नहीं रहते हैं, तो 12 वाला अशोक गहलोत और 13 वाला अशोक गहलोत, आपने कितना बड़ा फर्क देखा उनको? आप जो आपकी ट्यूनिंग थी, जिस तरीके की चीजें हो रही थी, हम्म, हम्म। कितना फर्क दिख रहा था आपको कि अशोक गहलोत जी बदल गए हैं या वैसे ही हैं, जो तमाम बातें मार्केट में होती रहती हैं? देखिए वो बड़े शातिर किस्म के राजनेता हैं। हम्म। उन्हें हर उस व्यक्ति से लगाव होता है जो उनके लिए काम का हो। हम्म। तो जब ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को लोग समझते नहीं थे उस हम्म। दौर में कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, हम्म। और मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली। हम्म। 2013 में चुनाव हार गए। हम्म। 13 की मैं स्थिति बताना चाहता हूँ हम्म। कि 13 में जब चुनाव हारे, हम्म। उसके बाद क्योंकि सीटें आई थी हमारी सिर्फ 21, हम्म। प्रदेश में 21 सीटें आई जिसमें वो भी थी। जीते थे चुनाव। 21 सीटें आई थी हम्म। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, हम्म। यानी वो मुख्यमंत्री थे, हम्म। और प्रदेश में 21 सीटें आई। हम्म। तो ऐसे हालात में कोई भी कांग्रेसी खड़ा होकर बोलने की स्थिति में नहीं था। और जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट जी ने टेक ओवर किया, हम्म। तब एक अंग्रेजी अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी, हम्म। एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, हम्म। यानी अशोक गहलोत के युग की समाप्ति। समाप्ति। हम्म। बड़े मायूस बैठा करते थे। हम्म। 49 उनको अलॉट हो गया था मुख्यमंत्री से हटने के बाद, तो हम्म। वहां लॉन में बैठा करते थे और हमारे साथ 6-6 7-7 घंटे बिताया करते थे, यूं हम्म। सामने बैठ के मुझसे हम्म। कि यार अब क्या करेंगे हम, हम्म। हमें तो कोई अब किसी तरीके से कहते हैं ना स्पेस ही नहीं देगा। हम्म। तो मैं उन्हें कहता था कि आप निश्चिंत रहो, ये बीड़ा हमने उठाया है, हम्म। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमने तैयार किए हैं इन्हीं का हम उपयोग करेंगे। और वो करके दिखाया उन्हें। उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हर जगह उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचने लगी। जब प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकिन ने उन्हें जगह तक देना बंद क्या कर अशोक दी। गहलोत की और एक चाहत? बात और बताऊं, वो दौर था हम्म। 2013 के चुनाव हारने के बाद कि उनके पास एक व्यक्ति आके खड़ा नहीं होना हम्म। चाहता था। हम्म। उस दौर में हम उनके साथ खड़े रहते थे, गिने चुने 4 लोग वहां आते थे, उसमें से मैं दिन भर उनके साथ वहां रहकर स्ट्रैटेजी बनाया करता था, और जिस जगह वो जाते थे हर जगह उनके साथ जाता था। अपने मोबाइल से खुद उनके फोटो शूट करके, उनका वीडियो शूट करके उन प्लेटफॉर्म्स पर जो मैंने तैयार किए थे उन पर मैं अपलोड किया करता था। तो मैंने 5 साल सिर्फ एक ही मंशा से काम किया कि ये व्यक्ति राजस्थान का दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो कमिटमेंट मैंने खुद के साथ किया, अपनी टीम के साथ किया, वो आखिर में पूरा हो। 18 में पूरा हुआ। लोकेश जी, एक चीज जोड़ूंगा मैं इसमें कि गहलोत जी, जब सचिन पायलट के साथ इनका विवाद चल रहा था, जब तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, मानेसर में सचिन पायलट के लोग थे, गहलोत जी का एक बयान आया कि सिर्फ इंग्लिश बोल लेने से, अच्छा दिख लेने से कोई नेता नहीं बनता, उसकी रगड़ाई होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए।
तो क्या गहलोत के मन में ये चीजें होती थी कि मैं भी लोगों तक जाऊं, मेरे ट्वीट को पढ़ें, फेसबुक को देखें, रिएक्ट करें, पूछते थे क्या कमेंट आया, कभी पूछा उन्होंने? वो बहुत ज्यादा समझते नहीं थे उन चीजों मैं के आप तो बारे में। बताते रहूंगे। हम बता देते हैं हाँ। कि आपको इतने लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग हम्म। आपके बारे में गलत भी लिख रहे हैं, कुछ हम्म। लोग आपको इस तरीके से नेगेटिव भी बता रहे हैं कि आपने हम्म। ये ठीक नहीं हम्म। किया। तो नेगेटिव चीजों को लेके उनके हम्म। अंदर एक कमी रही, आलोचना हम्म। उनसे बर्दाश्त होती नहीं थी। अच्छा। उनको ये लगता था कि इसने ऐसा कैसे कह दिया। हम्म। जैसे जब वो कहीं अपनी बाइट दे के आते, हम्म। तो उनके आसपास के 3 लोग उन्हें कहते कि बहुत अच्छा बोला साहब, आपने हम्म। बहुत अच्छा बोला, बहुत हम्म। अच्छा बोला। और मैं क्योंकि शुरू से ही कड़वा रहा हूँ, मैं ये हम्म। कहता था कि इसमें ये कमियां थी, अगली बार हमें ये चीजें नहीं हम्म। बोलनी चाहिए या इन्हें ठीक करना हम्म। चाहिए। तो लगता था कि यार ये हमेशा इस तरीके की बात क्यों करता है, जबकि किसी चीज में सुधार तभी हो सकता है जब आप उसमें कमियां गिनाएं, हम्म। आप उसमें बताएं। उनके आप तमाम भाषण उठा के देख लीजिए, हम्म। कोई भी व्यक्ति जो उनको स्टडी कर रहा है आंख बंद करके ये बता देगा कि अब ये कहाँ से शुरू होंगे। हम्म। उस विषय पे, जिस विषय के लिए वो गए हैं, उस पे तो बात वो बहुत बाद में करते हैं। हम्म। उससे पहले वो एक ही चीज को, यानी एक पोर्शन ऐसा रहता था जो हमेशा उसको वो रिपीट करते थे। जैसे महंगाई राहत कैंप हम लोग पूछते थे, कोई कोई सवाल पूछता था गहलोत जी इस पे क्या होना चाहिए, कहते थे महंगाई राहत कैंप देखिए। हम्म। आप उसको जरूर देखिए, महंगाई महंगाई राहत कैंप। लोग कुछ लोग कह रहे थे कि गहलोत जी की थोड़ी मेमोरी जो है कमजोर हो रही थी, उनको बहुत चीज याद नहीं हो रही थी, इसलिए महंगाई राहत कैंप की बार बार रिपीटेशन करते थे वो। या उनकी योजना थी कि महंगाई राहत कैंप को बार बार प्रमोट प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इनका इवेंट था, मेगा सुपर सुपर मेगा इवेंट था वो। कहते थे कि इसी वजह से सरकार वापस आएगी, डेटा लिया जा रहा है लोगों से, लोगों हम्म। को फीडबैक सीधा दिया जा रहा है। क्या आप मानते हैं गहलोत जी फीडबैक देने की स्थिति में रहते हैं? हमेशा फीडबैक देना चाहिए जनता को। देखिए, जनता के फीडबैक तो वहां तक बहुत कम ही पहुंच हम्म। पाते हैं। जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि जिन्होंने ये ठेका ले लिया होता है हम्म। कि हम सब कुछ कर लेंगे, आप चिंता हम्म। मत करो। हम्म। महंगाई राहत कैंप भी एक उसी तरीके का इवेंट था, हम्म। जिसमें ये भरोसा दिला दिया गया था। जो लोग भी उस कैंप को आयोजित कर रहे थे, कुछ बाहर के लोग थे, कुछ यहाँ के लोग थे, कुछ एजेंसियां आ गई थी जिनको कि पैसे कमाने थे। हम्म। उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था, जैसा कि आपने बताया, हम्म। कि यही गेम चेंजर होगा, हम्म। इसी से राजस्थान में सरकार हाँ, वापस गुलाबी आएगी। गुलाबी चीज हाँ, छपती थी, वो सारी सब चीजें जगह सब कुछ पिंक गुलाबी। पिंक सब कुछ गुलाबी गहलोत जी कर का दिया था। चेहरा, मफलर सब गुलाबी हो गया था। सब कुछ, क्योंकि अब उनके हिसाब से चलना था ना। हम्म। उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था, भरोसा दिला दिया था कि आप अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो और हम आपको बना के रहेंगे। तो जब कोई तो व्यक्ति, आपकी सलाह नहीं मानी जा रही उस समय? तब तक तो जो एजेंसी वाले लोग, देखिए फ्री की सलाह कोई मानता नहीं हम्म। है, मुफ्त की सलाह जहाँ काम खर्च हो नहीं रहा होगा, आती है। जहाँ खर्च हो रहा होगा वहां से जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होंगे, वहां का फीडबैक माना वो जाएगा। सलाह सलाह लगती है कि हाँ भाई, इसने अगर कुछ कहा है, क्योंकि ये हम इसको करोड़ों रुपए दे रहे हैं ना, हम्म। हम्म। तो ये सलाह हमारे काम की हो सकती है। हम्म। तो जब इस तरीके के प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनका तो स्वयं का एक, हम्म। है ना, खुद का लाभ छुपा हुआ होता है। हम्म। कोई किसी के साथ क्यों जुड़ेगा जब तक उसको अपना लाभ महसूस नहीं होगा। हम तो ठहरे राजनीतिक कार्यकर्ता, हमें तो सरकार बनानी थी, और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा दुख भी हुआ। इसीलिए मुखरता से आज भी बोलता हूं कि उस वक्त अगर उन्होंने सही फैसले लिए होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती और हम सरकार में बैठे हुए होते आज। आप फिर ओएसडी होते उस समय, क्यों ओएसडी होते? हर बार ओएसडी थोड़ी विधायक होते। चुनाव का टिकट आपका कट चुका था। तो कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टी के रूप में जब हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो पार्टी में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेते, जिम्मेदारी अच्छा, हमें कुछ दी ना भी कुछ थी। होती। तो एक कहीं, चीज। क्योंकि देखिए मेरा हम्म। हमेशा से एक पॉलिटिकल पोर्टफोलियो रहा है, हम्म। और मंशा भी ये रही कि मुझे जिम्मेदारी मिले तो पॉलिटिकल रूप से ही मिले। हम्म। जब उन्होंने ओएसडी बनाया तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं, हम्म। जबकि मेरा हक बनता था, मेरा हम्म। अधिकार बनता था कि मुझे जो भी एक प्लेसमेंट हो, वो हम्म। पॉलिटिकली हो। हम्म। बोर्ड कॉरपोरेशंस बहुत सारे थे, हम्म। तो राजनीतिक रूप से अगर पोर्टफोलियो मिलता तो मैं और बेहतर कर पाता। हालांकि मैंने तो ओएसडी रहते हुए भी पूरे पूरे प्रदेश भर में दौरे किया आपने। दौरे किए, हम्म। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह ही मैंने हर जगह युवा संवाद कार्यक्रम किया, सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं अनवरत, बिना डरे, हम्म। बिना झुके अपना काम करता रहा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन अगर जिम्मेदारी राजनीतिक मिलती तो और बेहतर कर पाते। वो समय था जब इनके बनाए हुए जितने भी बोर्ड कॉरपोरेशंस के चेयरमैन थे, कोई इस तरीके से घूम नहीं रहा था। मैं राजस्थान की 140 विधानसभा क्षेत्रों में घूमा, मैंने हर जगह वो कार्यक्रम आयोजित किया, युवा संवाद, हम्म। और उन युवाओं के साथ किया जिनको किसी ने टच तक नहीं किया था। यानी वो बिल्कुल नई टीम थी पूरी की पूरी। कोई ये नहीं दावा कर सकता था। हमने वहां जब भी कार्यक्रम आयोजित किए तो किसी भी लोकल, जो वहां का स्थानीय नेता था, हम्म। उसको शामिल नहीं किया कि आप अपने लोग भेज देना, आप लेके आ जाना। वो सारे के सारे खालिस बिल्कुल नए लोग थे, ऊर्जावान लोग थे,
और उन सबके फीडबैक्स जब हमने कलेक्ट किए प्रदेश भर से और वो लाके उनको सौंपे कि ये स्थिति हमारी होने वाली है, आपको ये कदम उठाने चाहिए, नहीं माने उन्होंने। लोकेश जी, अब ये जिस तरीके से आप बताते हैं, जो दवा दे रहे हैं, कड़वी दवा, यही कड़वी दवा सचिन पायलट देते थे कि वो हमेशा कहते थे कि मेरी इच्छा है कि सरकार रिपीट करे, रिपीट कैसे कैसे करेगी, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। सचिन पायलट को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया पार्टी का, और पावरफुल नेता है अभी फिलहाल। लोकसभा के चुनावों में मैंने देखा कि उनकी उनकी चली, लोग कहते हैं उनकी चली टिकटों में, उपचुनाव में उनकी भी कुछ थोड़ी बहुत चली। आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है फिलहाल, या आप मांग रहे, डिमांड करें संगठन के लिए, या देखिए मैं गहलोत जी तो पे कुछ बोलने से कुछ नुकसान हो रहा है? मैं नुकसान फायदे की चिंता नहीं करता बहुत हम्म। ज्यादा। अगर मुझे नुकसान की चिंता होती तो जिस दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, हम्म। मैं उस दिन भी वो इतनी कड़वी बात नहीं कहता। हम्म। मैंने स्पष्ट रूप से कारण गिनाए, हम्म। मैंने किसी का विरोध नहीं किया। हम्म। मैंने ये बताया कि क्या क्या कारण रहे हम्म। जिसकी वजह से हम सरकार में वापसी नहीं कर पाए, हम्म। और इसी तरीके से लगातार आज तक भी मैं वही कर रहा हूं कि क्या क्या कारण है, हम्म। हम क्यों नहीं उन्हें दुरुस्त कर रहे। हम्म। हार पे हार हमारी होती जा रही है, हम क्यों बर्दाश्त करते जा रहे हैं। क्या हम चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, या हमारी जीत की कोई मंशा ही नहीं है, या हम ये चाहते ही नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है उनसे वापस सवाल भी पूछे जाएं। हाँ। क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, ये ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको कहीं का प्रभारी बना दूं हाँ। और ये कहूं कि ये स्टेट आपके जिम्मे है, आपको हाँ। संभालना है, वहां चुनाव हार जाए, हाँ। और उसके बाद मैं आपसे ये तक नहीं पूछूं भाई चुनाव हारे कैसे, कैसे हारे? और आपको उसकी यानी इमीडिएट जो एक्शन होता है ना, कि आपको ये नहीं कहूं कि आप तुरंत प्रभाव छोड़िए, यहाँ का प्रभार छोड़िए और आइए आप यहाँ बैठिए। हमारे सिस्टम में तो होता ये कि जिसके प्रभार क्षेत्र में हार होती है, अगले चुनाव में उसे और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। हाँ। तो किसे फर्क कई पड़ेगा नेता भाई, आपके यहाँ मैं गिना सकता हूँ, लेकिन किसे हाँ। फर्क पड़ेगा। जी। और दूसरी बड़ी बात, जो स्वयं चुनाव हार जाता है वो तो ऐसे ज्ञान देता है कि जैसे कि वही सब कुछ करने वाला है, हाँ। टिकट लेने के लिए दोबारा। टिकट लेने के लिए भी और चुनाव लड़ाने के लिए भी। हाँ। यानी वो बाय डिफॉल्ट चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होता है, हाँ। हारा हुआ व्यक्ति भी। हाँ। अरे भी जो पहली बार में चुनाव हार गया है, जिसको जनता ने कहते हैं ना अपना मत नहीं दिया, हाँ। मैंडेट नहीं दिया, अगली बार वो बाय डिफॉल्ट आपके सामने सबसे बड़ा मजबूत दावेदार बना हुआ होता है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा यहाँ से। क्यों? नए लोग कम पड़ गए हैं, और आप नए को क्यों नहीं अवसर देना चाहते। जब तक नए लोगों को आगे आने का अवसर नहीं दिया जाएगा, ये तथाकथित मठाधीश जो बैठे हुए हैं जम के कांग्रेस की छाती पे मूंग दल रहे हैं, ये कभी भी कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से रिवाइव नहीं होने देंगे। जो परिवर्तन होने चाहिए वो होने ही नहीं देंगे। इन्हें लगता है कि ये फलाना, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये काम करेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और जो इनका चहेता है उसे छांट के लाएंगे, वो किसी काम का नहीं है लेकिन उसे छांट के लाएंगे और कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, आप इसको आगे लेके जाओ। तो मतलब ये माने कि 20-25 सालों में कांग्रेस का राजस्थान में जो क्रीम लेवल था, जो अच्छा था, जो टैलेंटेड था, वो या तो दब गया या दूसरी पार्टियों में चला गया। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव बहुत सारे नेता गए, थोके में गए, लोग गए कि उनका पूछ नहीं रहा, कांग्रेस पीछे जा रहे हैं, उनको लग गया था कांग्रेस में उनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए गए। तो वो जो क्रीम लेवल था वो काफी यहाँ पर नुकसान हुआ, यहाँ पर इस तरह की राजनीति में। देखिए, हर व्यक्ति मेरी तरह इतनी स्पष्ट साफ से अपनी बात नहीं नहीं कह कर पाता, पाता। इतने मुखर रूप से वो विरोध भी नहीं कर पाता, हाँ। और उसे लगता है कि भाई अब क्यों, जहां सुनवाई नहीं हो रही वहां पे क्यों माथाफोड़ी की जाए, हाँ। क्यों लगातार अपने शब्दों को बोल के और अपने आप को डिग्रेड किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने या तो राजनीति छोड़ दी, या दूसरी पार्टियों में चले गए, या निष्क्रिय हो गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी ना किसी व्यक्ति को तो ये झंडा उठाना ही पड़ेगा कि परिवर्तन लेके आना है। किसी ना किसी व्यक्ति को तो वो बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि लड़ाई में शहीद होने से डरेंगे हाँ। तो युद्ध लड़ा नहीं जाएगा। हाँ। मेरी मुहिम तो यही है कि प्रदेश भर में नौजवानों को अब आगे लाया जाए, और जो तथाकथित रूप से मठाधीश बने हुए हैं, जो सोचते हैं कि कांग्रेस हमारी जेब में है, या मैं ही कांग्रेस हूं, मेरी वजह से ही कांग्रेस पार्टी चल रही है, अब उनको उस तरीके से हाथ जोड़कर सम्मान के साथ उनको विदा किए जाने का अवसर आ चुका है कि अब आप छोड़िए, बख्शिए कांग्रेस को, और नए नौजवानों को, नए खून को आगे आने दीजिए, जिनमें ऊर्जा है, जो इस प्रदेश के लिए, इस कांग्रेस के लिए मजबूती का काम कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का समय है। एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। राजस्थान में सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, ये 3 ऐसे नेता हैं जो हमेशा टीआरपी देते हैं दूसरे राज्यों के पत्रकारों को भी, लोगों को भी,
चौथा नाम लोकेश शर्मा का जुड़ गया है। लोकेश शर्मा कुछ भी बात कहते हैं तो दिल्ली तक पहुंचती है, दिल्ली की आपकी पूरे भारत तक पहुंचती है, फिर उसमें गुटबाजी शुरू हो जाती है, कुछ इधर से कुछ उधर से वार शुरू हो जाता है। आप जब बोलते हैं, दिन भर सुनते होंगे, देखते होंगे ट्विटर पे जो सारी बातें हो रही, आपको लगता है कि ठीक किया, जो करना था कर दिया, या क्योंकि मीडिया तो परेशान हो रहे हैं, मंत्री हैं तो अपनी बात कह दे रहे हैं, दुख में कह दे रहे हैं। आपकी जो कहने की स्टाइल है वो बड़ी रोचक रहती है कि आप उदाहरण के साथ चीजों को बताते हैं, ऐसा नहीं कि लोकेश शर्मा कह रहे हैं। तो अब आपको कैसे देख पा रहे हैं कि चार पांच बड़े नेताओं के साथ आपका नाम लगातार हम लोग देखते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, डिजिटल में छाया रहता है। ये तो सभी का स्नेह है कि भरपूर स्नेह मुझे मिलता है, मेरे शब्दों को मिलता हम्म। है और मेरी भावनाओं को मिलता है। देखिए, मैंने एक ही चीज सीखी है हम्म। कि जितनी स्पष्टता से, जितनी निडरता से आप अपनी बात को रखोगे, हम्म। हो सकता है कि उस वक्त वो बुरी लगे। जैसे कि हम्म। मैंने कहा ना, हम्म। कड़वी होगी लेकिन आराम पहुंचाएगी। हम्म। तो यही मेरी मंशा रहती है कि सही तथ्यों के साथ, सही उदाहरण के साथ, मैं खाली बकबक करता चला जाऊं कि ये ऐसा हुआ और वैसा हुआ, मैं किसी चीज का प्रूफ नहीं दूं, हम्म। किसी चीज को तथ्य के साथ नहीं जोड़ूं, हम्म। उदाहरण नहीं बताऊं कि वास्तविकता क्या थी। हम्म। तो इतना जो मुझे स्नेह मिलता है, इतना मुझे प्यार जो मिलता है जनता का, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक टीआरपी मिलती है, हम्म। लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं और हम्म। उन्हें ये महसूस होता है कि वाकई जो बात कही गई है हम्म। वो किसी दबाव में आकर नहीं कही गई है, या किसी के प्रति इन्फ्लुएंस होकर नहीं कही गई है, हम्म। या किसी को आगे बढ़ाने के लिए या किसी को छोटा करने के लिए नहीं कही गई है। हम्म। कल भी जो मैंने एक ट्वीट किया था उस हम्म। फोन टेपिंग वाले मामले हम्म। को, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी, ये सारा मसला सदन में चल रहा था, हम्म। तो ठीक है, सदन में पक्ष और विपक्ष की अपनी भूमिकाएं होती हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। हम्म। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया, या हम्म। सरकार पे आरोप लगाया, हम्म। वो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। हम्म। तो वो उनका आपसी मामला है कि वो आरोप लगा रहे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो लोग तय करेंगे। हम्म। और सदन में जो लोग कांग्रेस के विपक्ष के रूप में वहां बैठे हुए हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, वो भी अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूर्व मुख्यमंत्री इस मसले पे, हम्म। फोन टेपिंग जैसे खुद मसले सलाह पे, देंगे। कुछ सलाह देंगे। हम्म। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके स्वयं के घर हम्म। शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका क्या करते। करते हैं? तो उनका तो पूरा महल ही शीशे का था हम्म। इस फोन टैपिंग वाले मामले पे। तो हम्म। जो सबसे बड़ा अहम गवाह हो सकता है, या जिसको सब चीजें पता है, हम्म। वो या तो स्वयं है या मैं हूं। हम्म। तो उन्हें भी पता और हम्म। मुझे भी पता। हम्म। हालांकि जो उन्होंने शब्द लिखे ना कि मैंने सदन के पटल पे उस समय कहा था, हम्म। तो माननीय ने तो सदन के पटल में उस समय भी झूठ बोला था, हम्म। और कल भी वो उस ट्वीट में झूठ बोल रहे थे। हम्म। तो उन्हें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए था, इस मामले में अपनी राय नहीं देनी चाहिए थी। हम्म। क्योंकि जब आप स्वयं वो सारे काम कर रहे हो, हम्म। आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का और अपनी सरकार का दुरुपयोग कर रहे हो, तब आप ये अपने आप को सलाह नहीं दे रहे हो। और हम्म। आज जब दूसरी कोई बात आई, या जहां और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वहां आप तुरंत से अपनी सलाह दे रहे हो। तो वहां मैंने प्रतिक्रिया दी कि भाई, जो ऑडियो क्लिप्स उस वक्त आए, जो हम्म। आपने मुझे पेन ड्राइव दिया, तो मुझे लगता है कि वो पेन ड्राइव में जो भी रिकॉर्डिंग थी वो उन्होंने स्वयं ने ही आपको दी थी, हम्म। जिनकी आपने मुझसे वायरल हम्म। करवाई। तो उनका इस मामले में बोलना, वो मुझे लगता है कि अपरिपक्वता की निशानी है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। और जो मैंने कहा वो मैंने सच उन्हें याद दिलाया कि आपने भी तो करवाया ये। आप कहते हो कोई सांसद नहीं था, कोई विधायक नहीं था, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था। विश्वेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे, विधायक हमारे भंवरलाल शर्मा जी थे, हम्म। और सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हम्म। जी थे। हम्म। उन सबके रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप्स आपने मुझे दिए, हम्म। तो वो आपने टेप ही तो करवाए थे भाई। हम्म। उससे पहले भी महीनों तक आपने आपके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के फोन को सर्विलांस पे लिया, आपने अपने विधायकों के जो उनके हम्म। साथ गए थे हम्म। उनको सर्विलांस पे लिया, साथ ही विपक्ष के विधायकों के भी आपने फोन सर्विलांस हम्म। पे लिए। हम्म। तो आपको तो ये अधिकार ही नहीं बनता कहने का या बोलने का कि सवाल आप पूछने का। आप सवाल पूछें हम्म। कि भाई, अब के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरीके से इसमें कोई आगे कार्रवाई करें, या आप उनसे ये पूछें कि ये कैसे हुआ। तो उनका ये नैतिक अधिकार नहीं था। इसलिए मैंने कल वो ट्वीट किया, और मैं आगे भी हमेशा करता रहूंगा। जो सही शब्द होंगे, सही बात होगी, सही तथ्य होंगे और सही जानकारी होगी, क्योंकि मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता भाई। हम्म। हमारे यहाँ के नेताओं को तो परेशानी ये है कि कल को ये पावर में आए तो मेरा नुकसान कर देंगे। हम्म। तो अगर इस नुकसान की सोचते रहे तो आपने कांग्रेस का नुकसान कर दिया। हम्म। जो व्यक्ति ये सोचता रहेगा कि मैं सच नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आज भी चापलूसी करता रहूंगा, आज भी ये कहता रहूंगा अरे नहीं साहब वो तो इन लोगों की गलती थी वरना सरकार हम बना रहे थे, हम्म। आज भी अगर सच्चाई
सही फैक्ट्स के साथ और उस स्थिति का सही चित्रण करके नहीं बताओगे जो वास्तविक है, क्योंकि आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, आप पार्टी के साथ धोखा कर रहे हो, आप आला कमान को भी गुमराह कर रहे हो, उनके साथ भी आप धोखा कर रहे हो। तो जब आप सभी लोगों के साथ धोखा कर रहे हो तो आप पार्टी के हुए कहाँ? आप स्वयं देखिए, मैंने एक बात कई बार कही है कि अशोक गहलोत जी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि पार्टी ने उनको 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक बड़े से बड़े राजनेता को कहते ना कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता उसकी है। पूरी उम्र निकल जाती है, नहीं मिलता है। मैं एक सवाल करता हूं कि आपने पार्टी को क्या लौटाया? आपके 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए अगर आप किसी भी टेन्योर में अपनी सरकार की दोबारा वापसी करवाते, तब आपका पार्टी को देना माना जाता। तब ये कहा जाता कि हाँ, आप मुख्यमंत्री थे, आपने जो काम किया, आपके काम की वजह से आपने वापस पार्टी को सरकार में लाए। आपने तो हर बार अवसर का फायदा उठाया। 3 3 बार आप मुख्यमंत्री बने और तीनों बार जब भी चुनाव हुए आपके मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे कम दोबारा वोट थे। दोबारा आप कभी वापस अपनी सरकार की रिपीट नहीं करवा पाए। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शर्मा। लोकेश शर्मा राजस्थान में एक बड़े नाम है इस समय, और पूरी जर्नी की बात मैंने की, चूंकि लगातार ये बात सामने आती रहती है पत्रकारों के बीच में भी, नेताओं के बीच में भी, कि लोकेश शर्मा जो दिख रहे हैं ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये अशोक गहलोत के वजडी रहे। कि लोकेश जी ने बताया कब से पार्टी में काम कर रहे हैं, कैसे इनकी वापसी हुई, कैसे मुख्यमंत्री से मिले, कैसे वजडी बने, उनके सोशल मीडिया डिजिटल अकाउंट सारे इन्होंने बनाए, किस तरीके से मुख्यमंत्री को सस्टेन करने की स्थिति इन्होंने तैयार की 2012, 13, 18 के बीच में, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी पूरी तरह से गायब रहते थे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, वहां अलग अलग जगहों पे काम करते थे, यहाँ पर उनकी बहुत उपस्थिति नहीं होती थी। तमाम उस उपस्थिति न उपस्थिति के दौरान जो सोशल मीडिया पर जो बातचीत होती थी, जो लिखते थे, जो शेयर करते थे, उस सबके पीछे लोकेश शर्मा थे। लोकेश से हमने सारी वो बातें पूछी हैं जो आप लोग जानना चाहते थे कि ये बात पूछनी चाहिए, ये बात पूछनी चाहिए, सारी बातें हुई, टिकट से लेकर राजनीति, मुख्यमंत्री से लेकर के पार्टी के ऊपर बोलना, तमाम सारी बातें। और अगली बार किसी और एक शख्स के साथ पॉडकास्ट लेकर के हम आएंगे और इसी तरीके के सारे सवाल होंगे जो आप जानना चाहते हैं कि ये सवाल यहाँ पर पूछना बहुत जरूरी था। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।